आज हमारे साथ गोपालगंज जिले के राजद के उपाध्यक्ष सुनील कुमार बारी जी हैं। सबसे पहले मैं उनका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी स्वागत है आपके चैनल को। सर, पिछले दिनों यह देखा गया कि बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया। यानी लालू प्रसाद यह अस्वस्थ हो गए, उनके किडनी में थोड़ी बहुत परेशानी थी और सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनको किडनी दिया। तो इस बात की चर्चा पूरे देश भर में हुई और पूरा देश उस बेटी पर आज गर्व महसूस कर रहा है। आप क्या कहेंगे उस बेटी के बारे में? उस बेटी के बारे में क्या कहना है, पूरा देश नतमस्तक सलाम करता है उस बेटी को। रोहिणी आचार्य जी ने जो किया वह निश्चित रूप में काबिल तारीफ है। आज ही किसी भी सदी में जहाँ बेटा और बेटी के बीच आज भी कुछ एक लोग भेदभाव के नज़रिए से देखते हैं, वहाँ जो है एक बेटी उस तरह का एक उदाहरण पेश की हुई है। इसलिए उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक पिता के को बचाने में अपनी किडनी का दान करना ये बहुत बड़ा जो है उपलब्धि है, काम है। और आचार्य जी के द्वारा ये जो किया गया काम है लोगों के लिए समाज में भी प्रेरणा बना। और बेटी भी देख के बेटा लोग जो भी हैं वो सभी के लिए एक चुनौती बना। किडनी सबके पास है, देने वाली का दिल बड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है आचार्य जी का दिल बहुत बड़ा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, कुढ़नी में महागठबंधन की हार हुई, कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, कुडनी का हार जो है नहीं, बल्कि कुडनी और गोपालगंज की हार दोनों पर देखा जाए तो मुझे लगता है दोनों दल को सोचने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। आज बहुतायत ऐसे देखा जाता रहा है कि जो भी सरकारें रही हैं उनके कार्य की उपलब्धि के हिसाब से माननीय लोग जीता करते हैं। दुख हुआ हम लोगों को, कितना काम करने के बावजूद भी कुडनी में हार हुई। नहीं होना चाहिए। कुडनी की हार का जहाँ तक कारण है, पार्टी हमारी है, समीक्षा कर रही है उस पर, और जो समीक्षा में निकल के आएगा निश्चित रूप में इसमें सुधार होगा। आने वाले समय में हम लोगों को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम पार्टी नेतृत्व के लोगों से भी आग्रह करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, ज़रूरत है पार्टी संगठन को आंतरिक रूप से मजबूत करना, सशक्त करना। पार्टी मेरुदंड जो है वह कार्यकर्ता ही होते हैं। कार्यकर्ताओं को सुसज्जित और सबल बना के एक सिस्टम की लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका निर्वहन करने की जो प्रक्रिया है वह नेतृत्व को है। नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है गंभीरता से विचार होगा भी। अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि जब उधर से लोग फ्री हो जाते हैं सिंगापुर से आने के बाद, तो शायद इस पर कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा और आने वाले समय में जो लड़ाई है उसमें हम लोगों की जीत होगी। इस हार से हम लोग दुखी जरूर हैं, लेकिन इच्छा शक्ति से मजबूत जरूर हुए। आने वाले समय हम लोग लड़ाई बेहतर ढंग से लड़ेंगे। सर, आप गोपालगंज के राजद उपाध्यक्ष हैं। गोपालगंज जिले की राजनीति की पूरी खबर रहती है आपको। तो एक बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने 20 तारीख का समय दिया है कि वे बैकुंठपुर प्रखंड का घेराव करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि राजद के शासनकाल में, यहाँ यानी महागठबंधन के शासनकाल में बिहार में जंगल राज की वापसी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? विचित्र स्थिति है। सबसे बड़ी बात है कि कल तक जो लोग सत्ता में रह के और इसी शासन को, व्यवस्था को बेहतर बताया करते थे, मंचों के माध्यम से, चौक चौराहों चौपालों के माध्यम से, वे लोग अगर आज इस तरह की भाषा बोलते हैं तो मैं तो समझता हूँ यह कुछ नहीं है, बस सिवाय मात्र एक पॉलिटिक्स करने का तरीका और जरिया हो सकता है। मेरा यह मानना है कि सकारात्मक राजनीतिक की भूमिका भी हो सकती है, होना चाहिए। देश आगे जो है, युवा जो है निहार रहा है इस बात को कि आखिर कोई व्यवस्थित व्यवस्था दे जिसके पीछे लोग खड़ा हों। आपको हम बता दें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्वाभाविक है, धरना प्रदर्शन करना होना भी चाहिए, लेकिन इस बात के लिए नहीं होना चाहिए कि जो लोग कल तक
बिहार सरकार में रह के बिहार सरकार हुआ करते थे। आज अगर वह एक दिन बाद हट गए तो तुरंत बाद जंगल राज कैसे आया? अगर तुरंत बाद जंगल राज आता है तो निश्चित रूप में उनकी भी जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है कि आखिर आपने किस तरह की व्यवस्था लाया था कि आपके हटते तुरंत दूसरे दिन से जंगल राज की स्थापना होगी। यह तो विचित्र स्थिति है कि आखिरकार हम लोग सुन के भी कहीं न कहीं जो है सोचने पर बाध्य हो जाते हैं कि हम वैसे लोगों के बारे में हम लोग क्या बोले। शासन प्रशासन का तंत्र जो है वही है, न एसपी साहब बदले, न डीएम साहब बदले, न एसडीपीओ साहब बदले, न कोई संबंधित विभाग के पदाधिकारी की स्थानांतरण हुआ, तो व्यवस्था तो वही है। नेतृत्व के ऊपर जहाँ तक बात है वह सिर्फ मात्र माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं बदले, तो आखिर कहाँ से इस तरह का दिखाई दिया जिससे लगे कि नहीं भाई जंगल राज आ गया? मैं नहीं मानता हूँ, यह जो है पूरी तरह से जो है निराधार है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आप राजद के उपाध्यक्ष हैं गोपालगंज जिले के, तो गोपालगंज में राजद का संगठन कैसे चल रहा है जब गोपालगंज में राजद अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं हुआ? देखिए एक चीज़ बता दें, स्वाभाविक है कि किसी दल के नहीं बल्कि किसी भी समिति के सांगठनिक ढांचे के अंदर नेतृत्वकर्ता अगर नहीं होता तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन दल मेरा परिवार है और परिवार का हर माननीय सदस्य जो है, चाहे वह सदस्य छोटा हो या बड़ा हो, यह मायने नहीं रखता है, वह सब अपने आप में अध्यक्ष हैं। हाँ, एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम जरूर है कि पार्टी परिवार को चलाने के लिए जो जिस नेतृत्व की आवश्यकता होती है वह नेतृत्व जो है माननीय अध्यक्ष होते हैं और उनके नीचे रहने वाले लोग सारे लोग उनके सखा हैं, काम करते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन मुझे लगता है कि नेतृत्व को इस पर विचार करके तुरंत कुछ नया करना चाहिए और होगा भी, मुझे विश्वास है। हमको लगता है संगठन में बहुत व्यापक इस पर कोई असर नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, वह जो है जो भी पार्टी परिवार के माननीय सदस्य लोग हैं मिलके काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग लगे हुए हैं। गोपालगंज उपचुनाव में मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग की, आपसे भी मुलाकात हुई, आपने अहम भूमिका निभाई गोपालगंज उपचुनाव में। मोहन प्रसाद गुप्ता को आरजेडी ने अब की बार टिकट दिया, तो कई लोगों का यह मानना था कि गोपालगंज में मुसलमान उम्मीदवार को टिकट देने के चलते आरजेडी हार जाती है। तो इस बार जो एक्सपेरिमेंट था राजद का वह मोहन प्रसाद गुप्ता के ऊपर रहा, तो उसके बावजूद यहाँ से राजद की हार हुई। सर, क्या कारण मानते हैं आप, कहाँ चूक हो गई गोपालगंज में? देखिए एक चीज़ में हम बता दें आपको, गोपालगंज जिला एक ऐसा ज़िला है जिस ज़िले में सुयोग्य शिक्षित समाज के लोग काफ़ी हैं और मैं गर्व करता हूं कि मैं गोपालगंज वासी हूं। चाहे जो परिस्थितियां रही हो, पार्टी नेतृत्व ने फैसला लिया कि वैश्य समाज से आदरणीय मोहन गुप्ता जी को टिकट देना है। टिकट दिए, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर गर्मजोशी के साथ जो है अपना परिश्रम किया, बावजूद इसके रिजल्ट जो है नकारात्मक आए। बात वहाँ नहीं है, बात आखिर है कि हम लोग उस दौर से लड़ाई लड़के जो लगातार 17 साल के कार्यकाल अवधि में किसी दूसरे के हाथ में वहाँ की व्यवस्था और सत्ता थी, उससे लड़ते हुए बहुत कम वोट के अंतराल में 1700 वोट से हार होना, हम लोगों को दुख तो लगा कि कम वोट से हम लोग हार गए। चूँकि जीत के करीब पहुंच के हारना दुखद रहा। जो नेतृत्व ने फैसला लिया था उसके हिसाब से कार्यकर्ताओं ने लगा भी। आपने एक बात कही, मुस्लिम को टिकट दिया जाना। देखिए, किसी जाति धर्म समुदाय के लोगों पर मैं टीका टिप्पणी न करते हुए एक चीज़ तो आपसे कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी के अंदर तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं सभी जाति धर्मों के। हमारे गोपालगंज से रियाजुल हक राजू साहब माननीय सम्मानित हम लोगों के दल के
सदर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वह भी लड़े हुए थे। उनका भी समथिंग हमको लगता है 2500-3000 के आसपास हार जीत का आंकड़ा रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण रहा, वैसा व्यक्ति हार गया जो जुझारू और सशक्त मजबूत कार्यकर्ताओं के लिए जनमानस के बीच काम करने वाले व्यक्ति थे। और इस बार का इनका हारा जाना, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम की कोई बात है। पार्टी जिसको दे दी, वह वैश्य समाज से हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अति पिछड़ा हो, या जो है दलित समाज से आने वाले हो, अथवा जो है संपन्न व्यक्ति हो, मैंने ये नहीं रखता। कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता के नाते उनको पार्टी ने दी थी, सभी कार्यकर्ताओं का अथक सहयोग रहा, बावजूद इसकी हार हुई। इस हार की समीक्षा पार्टी जो है कर रही है। निश्चित रूप में आने वाले समय में सुधार होगा, इसकी उम्मीद है हम लोगों को। सर, मतलब कि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना था कि गोपालगंज उपचुनाव में असलम मुखिया के चुनाव लड़ने से आरजेडी कमजोर हुई, वहीं कुढ़नी में भी ओवैसी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में ओवैसी की एंट्री होने वाली है और बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर ओवैसी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो उस स्थिति में इसका असर राजद पर क्या पड़ने वाला है? देखिए, ओवैसी जी पार्टी बनाए हुए हैं, ओवैसी जी की एमआईएम पार्टी है। तो पार्टी है तो निश्चित रूप में पार्टी इसीलिए बनाई जाती है कि पार्टी के जो भी सदस्य होंगे वो लड़ेंगे कहीं ना कहीं से चुनाव। तो गोपालगंज में उनका चुनाव लड़ना, यह महागठबंधन का हार हुआ, यह मैं नहीं मानता हूँ। हर एक व्यक्ति का भारतीय नागरिक होने के नाते मौलिक अधिकार है कि वह चुनाव लड़ सकता है। तो चुनाव जो असलम मुखिया लड़े थे, उनका लड़ना काम था, लड़े, वह बता सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि हार के कारण में उनका, तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई हार के में जो है किसी तरह का ये रहा। बावजूद इसके यह जरूर है कि वोटों के बंटाधार तो हुआ है, और वोट के बंटाधार जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनाइट इज ए स्ट्रॉन्ग, डिवाइड इज ए फेल। उस समाज को भी यह सोचना चाहिए कि आखिरकार वोट का डाइवर्सन करने से किनको नुकसान है। दल को तो नुकसान है ही, जो वोट लोग नहीं किए उसके पीछे भी कोई कारण होगा। मुझे लगता है पार्टी को इस पर सबसे ज़्यादा गंभीर होना चाहिए कि आखिरकार मेरे परिवार के सदस्य बाहर अगर किसी को मदद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर होंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी यह देखा गया कि शहाबुद्दीन का मुद्दा पूरे जोर से गूंजा, और गोपालगंज उपचुनाव में भी कई लोगों के मुंह से यह बातें सुनने को मिली कि राजद शहाबुद्दीन की उपेक्षा कर रहा है, यानी जो शहाबुद्दीन का परिवार है उसको उपचुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के परिवार के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं। तो क्या मानते हैं सर आप इसके बारे में? मतलब कि क्या तेजस्वी यादव वाकई अब धीरे धीरे मतलब कि शहाबुद्दीन के परिवार से दूर होते जा रहे हैं? मुझे लगता है कि तेजस्वी जी के दूर जाना और शहाबुद्दीन साहब के परिवार का दूर जाना मेरे मुंह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह पार्टी परिवार के वैसे लोग हैं जो पूर्व के कार्यकाल में काफ़ी पार्टी को सींचने में उन लोगों का भी योगदान है, इसे तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। सवाल उठता है कि आखिरकार अभी पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर की बात, तो हम समझते हैं कि पार्टी नेतृत्व जो है क्या नाम है, इस पर क्या अपना सोच रखता है यह पार्टी नेतृत्व के लोग बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कार्यकर्ता होने के नाते मैं पार्टी नेतृत्व से भी यह मांग करता हूं कि पार्टी आपकी परिवार है, और परिवार में जो भी मुखिया होते हैं उन मुखिया को चाहिए कि पूरे परिवार के सदस्यों को जोड़ के चलें। धागा से एक भी अगर गुड़िया बाहर निकल के जाता है तो संख्या बल में कमी जरूर होगी। मुझे लगता है कि नेतृत्व इस पर विचार करेगा, और सारण प्रमंडल का जो इलाका है, मुझे कहीं भी गुरेज इस बात का नहीं है कि शहाबुद्दीन साहब के मानने वाले लोग जो फॉलोअर उनके हैं वह जो है पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता जो होते हैं वह भावना से जुड़े होते हैं, उनके मानने वाले जो भी लोग हैं
उनका अगर यह है कि सम्मान मिले पार्टी में, तो मेरी भी मांग है कि उनके परिवार को सम्मान मिलना चाहिए। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, इस नाते जो है यह बात कह रहा हूँ, बाकी नेतृत्व को सोचना है। अच्छा सर, नीतीश कुमार को महागठबंधन आगामी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देख रही है। आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं? लोकतंत्र में टक्कर की बात नहीं होती है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि लड़ना सबको है। वैसा व्यक्ति भी बहुत बड़े से बड़े व्यक्ति से लड़ जाता है, जिसका सामाजिक कोई सरोकार भी नहीं रहता है, बावजूद इसके वह लड़ता है। अब रहा बात कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतने बड़े क्षेत्रफल के सिरमौर बने, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं देश के अंदर और जनमानस को लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन का आगाज़ तो किसी राज्य से होना है। मुझे लगता है विपक्ष के जो भी माननीय लोग हैं, सभी लोग मिलकर यह बात सोचे हुए हैं कि इस बार विश्वास जताया जाए माननीय नीतीश कुमार जी पर। और नीतीश कुमार जी जाने परखे लोग हैं, जाने परखे लोग हैं। गर्व है, पूरा बिहार आज जो है विकसित राज्यों के श्रेणी में अव्वल दर्जे को प्राप्त होने के आतुर की स्थिति में है, जहां अन्य कई राज्य जो है अपने आप को पहले से विकसित मान चुका है। बावजूद इसके मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वह प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं। या हर बिहारी नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जो नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व से वाकिफ नहीं होगा, उनके क्रियाकलाप से वाकिफ नहीं होगा। मुझे लगता है देश की बागडोर दिया जाए तो सर्व समाज को समतामूलक समाज बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन वह करेंगे। उनके अंदर वही इच्छा शक्ति है। इसलिए हम लोगों का भी पूरा ये है कि 2024 में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हर एक कार्यकर्ता अपनी पूरी क्षमता लगा देगा और अगला प्रधानमंत्री हम लोग देखना चाहते हैं बिहार से अपने माननीय नेता नीतीश कुमार जी को।